प्रिय विद्यार्थियों का प्रोफेसर AC मित्तल इकोनॉमिक कैलकुलेशन चैनल में हार्दिक अभिनंदन करते हैं। हम पूर्व में चर्चित हो रही हमारी यह अध्ययनरत श्रृंखला की अर्थशास्त्र में गुणक और अर्थशास्त्र, इसके संदर्भ में हम छोटे छोटे विभिन्न आयामों को देख रहे हैं, जिससे कि हम अपनी परीक्षा में नंबर प्राप्त कर सकें, अधिक सुगमता से नंबर प्राप्त कर सकें। आगे ये जो वीडियो है आपके लिए बहुत ही रोचक और लाभदायक होने वाली है। इससे पहले मैं आपसे ये अपेक्षित हूँ कि आप चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और अपने मित्रों को शेयर करें, जिससे सभी का लाभ हो सके। और जिस विद्यार्थी को किसी भी संदर्भ में कोई प्रश्न है तो वो कमेंट बॉक्स में प्रेषित करें, हम उसका उत्तर आपको देंगे। अब हम इस रोचक वीडियो को प्रारंभ करते हैं। गुणक को समझने के लिए, इसके लिए हम कुछ रोचकता बनाते हैं। क्या प्रारंभ वहीं से करते हैं। निवेश गुणक सार्वजनिक या निजी निवेश के प्रेरणादायक प्रभावों को प्रदर्शित करता है। ये सामान्य बात हो गई, 1 नंबर का उत्तर हो गया। अथवा इसको सरल शब्दों में कहें, निवेश गुणक सार्वजनिक या निजी निवेश के आर्थिक प्रभाव को निर्धारित करता है। ये और साधारण शब्द हो गया। यदि निवेश गुणक का मान अधिक या उच्च होगा तो निवेश गुणक से ज्ञात होगा कि निवेश का अर्थव्यवस्था पर क्या वृहत प्रेरणादायक प्रभाव, यानी बहुत अधिक मात्रा में पॉजिटिव प्रेरणादायक प्रभाव उत्पन्न हो रहा है। अब इन्हीं चीज़ों को रोचक बनाने के लिए हम एक उदाहरण दें कि सड़क, यानी कि यातायात के लिए हमने ब्रैकेट में आपको समझाने के लिए सड़क लिख दिया। यातायात पर अतिरिक्त व्यय क्या करेगा। निर्माण कार्यों में संलग्न, जो इन निर्माण कार्यों में लगे हुए लोग हैं, श्रमिक की आय के साथ साथ क्या है, श्रमिक की आय के साथ साथ साधन आपूर्ति करदाताओं या सामग्री आपूर्ति कर्ताओं, यानी कि जो सड़क निर्माण से संबंधित सामान को, उपयोग में आने वाले सभी उपकरणों को, माल को प्रस्तुत कर रहे हैं, कि आय में भी क्या होगा, वृद्धि होगी। तो यहाँ पुनः आप ये देखिएगा कि उपभोक्ता सभी अतिरिक्त आय को क्या, उपरोक्त, जो हम डिस्कशन में आ रहे हैं, उपरोक्त सभी अतिरिक्त आय को खुदरा उपभोक्ता यानी रिटेल, यानी कि वो श्रमिक या वस्तु या सेवा को प्रदान करने वाली सेवाएं, पुनः देखिए, उपरोक्त सभी अतिरिक्त आय को खुदरा उपभोक्ता वस्तुओं सेवाओं, ठीक है, वस्तुओं सेवाएं दो ही चीज़ होती हैं, तथा उद्योग में व्यय कर सकता है। ठीक है, उद्योग में व्यय कर सकता है, जिससे उन संबंधित क्षेत्रों में श्रमिक की आय में वृद्धि हो सकती है। ध्यान से देखिए, उपरोक्त सभी अतिरिक्त आय को खुदरा उपभोक्ता वस्तुओं सेवाओं तथा उद्योग में व्यय कर सकते हैं, जिससे उन संबंधित क्षेत्रों के श्रमिकों की आय में वृद्धि हो सकती है। तो निवेश गुणक की सीमा हम 2 कारकों से निर्भर कर सकते हैं, या 2 कारकों पर निर्भर करती है, या निवेश गुणक 2 घटकों पर निर्भर करता है। किस पर, सीमांत उपभोग प्रवृत्ति MPC या सीमांत बचत प्रवृत्ति। तो गुणक की कुशलता, गुणक की कार्य कुशलता अत्यधिक प्रभावशीलता को किस पे निर्भर करता है, उपभोग प्रवृत्ति। जितना उपभोग अधिक होगा, गुणक का मान उतना ही अधिक होगा। हम ये जानते हैं कि मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, सीमांत उपभोग प्रवृत्ति प्लस सीमांत बचत प्रवृत्ति किसके बराबर होता है, 1 के। तो इसका मतलब क्या हुआ, निवेश गुणांक अगर हम निकालना चाहें
निवेश गुणक क्या होगा 1/1 माइनस MPC। अब इसको और सरल उदाहरण से हम एक्सप्लेन कर सकते हैं, जिससे कि आप अगर छोटे छोटे एग्जामिनेशन में आपसे प्रश्न के रूप में भी पूछा जाए तो आप उत्तर देखने में सक्षम हो सके। उदाहरण लिया कि यदि उपभोक्ता यानी सड़क निर्माण श्रमिक की औसत मजदूरी क्या है 1 रुपये, एक श्रमिक को 1 रुपये मजदूरी मिल रही है। हमने ये उदाहरण में सरलता के लिए लिया। यदि सीमांत उपभोग प्रवृत्ति 70% है, हम ये मान लें कि यदि उस श्रमिक की सीमांत उपभोग प्रवृत्ति, या अगर हम उस श्रमिक के बजाय पूरे व्यवस्था को ले लें तो सीमांत उपभोग प्रवृत्ति 70% है, तो इसका मतलब क्या हुआ 70 पैसे व्यय किए जाएंगे। 1 रुपया आए हैं तो 70 पैसे व्यय किए जाएंगे। तो बचेगा क्या, सीमांत बचत प्रवृत्ति क्या बचेगी, 1 माना है तो ये 30 बचेगी, अर्थात 30 पैसे क्या करेगा वो बचत करेगा। क्योंकि हम जानते हैं कि गुणक क्या होता है 1/1 माइनस PC, यानी 1/1 माइनस 0 यानी 70 पैसे, तो 1/0.03 या 3.33, तो क्या हो गया गुणक का मान 3.33। एक उत्पादक की, अब यहाँ देखिएगा, एक उत्पादक की सीमांत उपभोग प्रवृत्ति मान लो 90% है, अतः वो 1 रुपये का उदाहरण ही ले रहे हैं तो वो 90 पैसे व्यय करेगा और 10 पैसे का बचत करेगा। तो इसी तरह से हम गुणक निकाल सकते हैं 1/1 माइनस MPC, यानी 1/1 माइनस 0.9, 1/0.1 यानी 10, यानी हाई इन्वेस्टमेंट है या उच्च दर पर विनियोग हो रहा है। यहाँ क्या था, बचत उपभोग प्रवृत्ति 70 थी और यहाँ उपभोग प्रवृत्ति क्या है 90, तो 70 पे मान कम आया, 90 पे ज़्यादा आया। इसका मतलब समझ रहे हैं कि जितना सीमांत उपभोग प्रवृत्ति ज़्यादा होगी उतना ही गुणक का मान अधिक होगा। पुनः देखिए, यदि प्रारंभिक निवेश, अब हम एक दूसरे तरह से इसको व्याख्या करने की कोशिश करते हैं कि यदि प्रारंभिक निवेश यानी कि शुरू में कितना किया गया निवेश 100 करोड़ रुपए, और हमने ये माना कि MPC यानी सीमांत उपभोग प्रवृत्ति क्या है 3/4, तो गुणक क्या होगा। स्वाभाविक सा प्रश्न, ये एक नंबर के प्रश्न है भैया, कि के यानी सिंबल है किसके लिए, गुणक 1/1 माइनस MPC यानी कि 1/1 माइनस 3/4, ये तो क्या हुआ 1/1/4, तो क्या वैल्यू आई 4, यानी गुणक क्या हो गया 4। किस दशा में, ये हमने एग्जाम्पल पूरा ले रखा। उक्त दशा में यदि सीमांत बचत प्रवृत्ति MPS क्या 1 माइनस MPC यानी कि 1 माइनस 3/4 इजिकल टू 1/4, और राष्ट्रीय आय में वृद्धि कितनी होगी, हम जानते ही हैं कि K इजिकल टू डेल्टा Y अपॉन डेल्टा I, यानी कि विनियोग में परिवर्तन और आय में परिवर्तन, यानी कि डेल्टा Y क्या होगा डेल्टा I इंटू K, यानी हमने कितना लिया था निवेश 100 करोड़, और यहाँ K की वैल्यू क्या निकाली हमने, देखिए 4, यानी 100 इंटू 4 यानी कितनी हो जाएगी राष्ट्रीय आय में वृद्धि 400 करोड़ हो जाएगी, यानी राष्ट्रीय आय में 300 करोड़ की वृद्धि हो गई। और इन्वेस्ट कितना था, विनियोग कितना था, निवेश कितना था 100 करोड़, मल्टीप्लायर से वो कितना हो गया 4000 करोड़, 1000 करोड़ था सॉरी, वो 4000 करोड़ हो गया, यानी 3000 करोड़ की वृद्धि हो गई। किसके द्वारा हुई, हमने उसकी अभिव्यक्ति किसके द्वारा की, गुणक के द्वारा। तो निष्कर्ष रूप में एग्जाम के लिए मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के आधार पर ये ध्यान रखिए, यदि मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम सीमांत उपभोग प्रवृत्ति 1 है तो क्या होगा, अर्थव्यवस्था पूर्ण रोजगार की दशा में होगी, और उसके विपरीत यदि सीमांत उपभोग प्रवृत्ति 0 है तो बचत क्या हो जाएगी 1 हो जाएगी, यानी कि आय में कुल वृद्धि प्रारंभिक निवेश यानी कि जो ये कहलाएगा वो उदाहरण किसका होगा, प्रारंभिक निवेश का होगा। यदि हम इसी को और आपको एक्सप्लेन करते हुए कहें, इसका और समझाने के लिए कहें
तो हम और देख सकते हैं कि साधारणतः सामान्य अर्थव्यवस्था में गुणक प्रभाव क्या, K इजिकल टू 1/MPS या 1 ये हो गया, क्योंकि ये और ये है। आप बोलते जाइए, शाबाश, ये है, ठीक है। ये तो हो गया सिंपल। अब अगर इकोनॉमी कॉम्प्लेक्स है, यानी कि हमने और घटकों को भी समावेशित करें तो क्या होगा, तब हम कहेंगे गुणक इजिकल टू 1/MRL, मार्जिनल रेट ऑफ लिवरेज या सीमांत रिसाव की दर। तो सीमांत रिसाव में क्या क्या चीज़ें शामिल हैं, ये फिर 1 नंबर का प्रश्न है आपका। सीमांत उपभोग प्रवृत्ति, सीमांत क्रय बचत प्रवृत्ति, और आपकी क्या है, व्यापार। तो देखिए क्या लिखा, MRT, ये रहा ना MRT, यानी करारोपण की सीमांत दर। लीवरेज में क्या क्या चीज़ रिसाव में जोड़ी जाती हैं, करारोपण की सीमांत दर। MPM, ये रहा आयात की सीमांत दर। MRT करारोपण की सीमांत दर, MPM आयात की सीमांत दर, MPC आपको पता ही है उपभोग प्रवृत्ति सीमांत, और S का मतलब उपभोग बचत प्रवृत्ति, और ये मैंने आपसे डिस्कस कर ही लिया है, सीमांत रिसाव की दर। इस प्रकार से ये बहुत सामान्य से छोटी छोटी विचारधारा या गुणक के विषय में छोटे छोटे तथ्य हैं जो आपके एक एक नंबर को आपसे दूर करते हैं। अतः आप इस श्रृंखला की सभी जो लेक्चर हैं, वीडियो हैं, उनको देखिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, जिससे आपको इसी से आगे की और विषय की जानकारी आपको प्राप्त हो सके। धन्यवाद।